गुड मॉर्निंग दोस्तों। ECI प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सामान्य हिंदी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी राजभाषा है। हिंदी पढ़ते समय हमें हिंदी क्यों पढ़ी जाती है, हमें हिंदी पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हम इन सब चीज़ों पे ऊपर जो है बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि हिंदी भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। जब हम किसी ऑफिस में, विद्यालय में कुछ कार्य किए जाते हैं जिन्हें हमें प्रदर्शित करने के लिए भाषा की जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें भाषा की जानकारी नहीं है तो हम जो बातें हमें कहनी है, लिखनी है, सुनानी है, बतानी है, तो जब तक हमें भाषा की जानकारी नहीं होती है तब तक हम उन सब चीज़ों को हम विश्लेषणात्मक विवरण नहीं दे सकते हैं। हम पढ़ते हैं हिंदी। हिंदी भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी, भाषा क्या है। हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण क्यों पढ़ना, हमें किस लिए पढ़ना है, क्या काम है व्याकरण पढ़ने का हमें, तो हम देखते हैं। सबसे पहले व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा हमें बताती है जिसके द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना हमें जो सिखाता है उसी को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण के द्वारा हम क्या है, शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, उच्चारण करना, तो इसके द्वारा हम क्या है कि अच्छी जानकारी मिलती है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी भाषाओं को व्यक्त करते हैं, किसी को समझा सकते हैं, तो उसे हम क्या है, व्याकरण कहते हैं। फिर आगे बात आती है भाषा की, हिंदी भाषा की। भाषा क्या है हमारी, हिंदी भाषा जो है हमारी, जैसे भाषा वह साधन होता है कि जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को या किसी मनुष्य को जो अपने विचार होते हैं, जो हमारे अंदर विचार हैं, उस विचार को हम जो व्यक्त करते हैं जिस रूप में, वो हमारी क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। भाषा क्या है, किसी मनुष्य द्वारा, भाषा हमारी कहने का मतलब वह साधन है कि मनुष्य द्वारा जो व्यक्त की जाती है विचारों को, वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। भाषा हमारी बोलने की सरल, सहज, उसमें लचीलापन हो, हमारी भाषाओं का प्रयोग ऐसा करना चाहिए। अब बात आती है कि भाषा, तो हमने परिभाषा बताई कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है एक दूसरे से। फिर बात आती है कि भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा कितने प्रकार की होती है, तो हम देखते हैं कि भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक लिखित, एक मौखिक। तो सबसे पहले हमारी मौखिक भाषा आई थी, क्योंकि पहले तो लोग इतने पढ़े लिखे थे नहीं, तो लिखने की जानकारी थी नहीं, तो जो है मौखिक ही इशारों से बातचीत करते थे। तो मौखिक भाषा कुछ दिन, कई सालों तक चली। तो धीरे धीरे लोगों के मन में विचार आया कि जैसे मान लीजिए हमने तो आज इशारों से, एक दो व्यक्ति सामने खड़े हैं, इशारों में बात कर लिए, लेकिन हमारी विचारों को अगर हमारे आने वाली पीढ़ी को जानकारी देना है
तो हम कैसे उन्हें व्यक्त कर सकेंगे कि हमारे समय में ये चीज़ें थी, ऐसे थी, ये लिखावटें थी, ये पढ़ने वाले थे, ये कलाकृतियाँ थी, ये चित्रात्मक थी, ये भावात्मक थी। ये सब चीज़ों को हम कैसे व्यक्त करते हैं? तो इस तरह की व्यक्त करने के लिए हमें विचार आए कि हमें जो है मौखिक के साथ साथ लिखित भाषा का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि मौखिक भाषा तो इशारों से आदान प्रदान हो जाती थी। फिर हम देखते हैं कि जो है लिखित भाषा का धीरे 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 चिन्हों के माध्यम से प्रसार प्रचार हुआ। तो फिर लिखित भाषा जो है उसमें सबसे पहले लीप चिन्हों का प्रयोग होने लगा। लीप चिन्हों का कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने कहा क्या सर? ऐसे नहीं होगा। पेज है नेक्स्ट वाला। तो हम देखते हैं कि हमें मौखिक भाषाओं के साथ साथ लिखित भाषाओं की भी जानकारी होने लगी धीरे धीरे। तो ये भाषाएं हमें कैसे जानकारी मिली कि जैसे हम जब मौखिक भाषाओं को इशारों में व्यक्त करते हैं तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हम व्यक्त करते हैं बातों को उसमें जो है फिर हमें जैसे हमने कहा का ठीक, तो इशारों में मैंने बात कही तो कहने को मैंने कह दिया कि फिर वही बात आई कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां होंगी ये हमारे विचारों को, हमारे इतिहास को कैसे जानेंगी कि हमारे जो पहले के लोग थे, पूर्वज थे, इस तरह उनकी लिखावटें थीं, ऐसे उनके विचार थे, ऐसे लोग अपनी भाषा को व्यक्त करते थे। तो इस तरह धीरे 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 मौखिक भाषाओं के साथ साथ फिर लिखित भाषा की जानकारी होने लगी। तो लिखित भाषा की जानकारी हुई, ठीक। अब लिखित भाषा की जानकारी हुई तो उसमें बात ये आई कि हर चीज का लिपि होना चाहिए। लिपि का मतलब क्या होता है कि चिन्ह होता है। जैसे हमने कहा राम, तो राम कहने से मौखिक में तो मैंने कह दिया राम, ठीक, लेकिन उसको प्रदर्शित करने के लिए हमें लिपि चिन्हों का प्रयोग करना पड़ा। तभी तो हमारे आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, समझेंगी, हमारे विचारे, हमारे भाव को प्रदर्शित करेंगे, समझेंगे। तो इस तरह धीरे 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 हमारी लिपि का विकास हुआ। लिपि अर्थात चिन्ह, ठीक। अब जब लिपि चिन्हों का विकास हुआ, लिपि चिन्हों का विकास हुआ तो धीरे 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 हम इन्हें क्या कहने लगे? वर्ण। वर्ण वह छोटी सी छोटी इकाई है जिसका हम विखंडन नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। अर्थात कहने का मतलब हमने लिखा राम, ठीक, ये हमारा क्या हुआ? शब्द हुआ।
इतने वर्ण से मिलकर, इतने लीप चिन्हों से मिलकर हमारा क्या हुआ, इस शब्द का निर्माण हुआ। ठीक, तो इस शब्द का निर्माण हुआ इतने वर्ण लीप चिन्हों से मिलकर। तो धीरे धीरे लीप चिन्हों का विस्तार होने लगा। अब कैसे विस्तार होने लगा, आइए हम बताते हैं आपको। ठीक, सबसे पहले हमारे उच्चारण हुआ आ का। ठीक, क्यों, आ का उच्चारण जब हम करते हैं तो इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती है। यह लीप चिन्ह में आ कहने से अन्य किसी वर्ण का उच्चारण नहीं होता है। तो हम देखते हैं, फिर आ का हुआ, फिर ऊ का हुआ, ऊ, सॉरी, फिर यहाँ ई ऊ, फिर डी का हुआ। ठीक, मूल लिपि में सबसे पहले हमारे इन्हीं 4 लिपियों का आविष्कार हुआ, जिन्हें आज हम छोटा आ से ज्ञान तक पढ़ते हैं, इन्हीं की सहायता से। फिर विचार आया कि इतने ही लिप चिन्हों से हम शब्दों का मेल कैसे कर सकते हैं। तो धीरे धीरे लिप चिन्हों का विस्तार होने लगा। अब हुआ कैसे लिप चिन्हों का विस्तार, हम देखते हैं। जब छोटा आ और फिर छोटा आ का मेल किया गया तो निकल के आता है बड़ा आ। ठीक, ध्यान दीजिएगा। फिर छोटी, छोटी प्लस छोटी के मेल से निकल के आया बड़ी। ठीक, छोटा ऊ, छोटा ऊ के मेल से हमारा आता है बड़ा ऊ। ठीक, तो हम देखते हैं कि हमारी लिप चिन्हों का ऐसे क्रम वाइज विस्तार होता चला गया। तो छोटा आ प्लस छोटा आ से मिलके बड़ा का उच्चारण हम करते हैं, पुनः छोटी, छोटी के मेल से बड़ी का उच्चारण होता है, छोटा ऊ के मेल से बड़ा ऊ का उच्चारण होता है। अब बात आती है कि जो हमारे वर्ण हैं ये कितने होते हैं वर्णमाला में। ये तो हमारी लीप चिन्ह हो गए, वर्ण हो गए। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं कि इनकी संख्या कितनी है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका उच्चारण हम कैसे करते हैं। तो आइए हम देखते हैं आगे। हम हेडिंग डालेंगे वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला। अब वर्णमाला हम कहते किसे हैं, बात आती है। हमारी कई परिभाषाएं हैं वर्णमाला के। जैसे हम देखते हैं कि वर्णमाला कहते किसे हैं। मूलतः परिभाषा है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों, फिर आप यहां लिखिएगा लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को, के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। ठीक, अब लीप चिन्ह अभी हमने आपको बताया क्या है, वर्ण क्या है। अर्थात वर्ण को ही लीप चिन्ह कहते हैं, लीप चिन्हों को ही कहते हैं। ठीक, अर्थात लीप चिन्हों के क्रम को या वर्णों के क्रम को, एक सार्थक क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। आइए फिर हम वर्ण पर विचार करते हैं। ये तो हमारी बात हुई कि वर्णमाला हम कहते किसे हैं। ठीक, फिर आगे
बात आती है कि वर्ण माला को हम कितने क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले बात आती है वर्ण विभाग की। वर्ण विभाग। ठीक, अब बात आती है कि वर्ण विभाग हम कहते किसे हैं। वर्ण से तो आपको पता ही लग रहा है, विभाग मतलब उनके क्रम को व्यवस्थित कैसे हम करते हैं। तो वर्ण विभाग में इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो वर्ण में स्वर और व्यंजन। ठीक, ये जो हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं, इनके उच्चारण का, इनके जो है स्वर और व्यंजन, वर्ण मतलब हमारे आ जाएंगे इसमें स्वर व व्यंजन। ठीक, इनके उच्चारण के और इनके वर्गीकरण का हम अध्ययन करते हैं। उच्चारण और वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत? वर्ण विभाग के अंतर्गत। ठीक, अभी हम वर्ण के बारे में ही पढ़ रहे हैं, अभी हम आगे नहीं बता रहे हैं। तो वर्ण विभाग में हम क्या करते हैं, वर्णों अर्थात स्वर और व्यंजनों के उच्चारण और वर्गीकरण के बारे में हम बात करते हैं। किसके अंतर्गत? वर्ण विभाग के अंतर्गत। फिर अब बात आती है शब्द विभाग। शब्द विभाग। ठीक, अब हम इसमें क्या देखते हैं कि वर्णों के मेल से ही हम शब्द का निर्माण करते हैं। आगे हम बात बताएंगे फिर आपको, अभी थोड़ा सा समझ लें आप वर्ण के विस्तार के बारे में। तो वर्ण विभाग, फिर उसके बाद क्या है आपका शब्द विभाग है। तो शब्द विभाग में हम क्या करते हैं कि जो इनके वर्णों के वर्गीकरण में शब्दों का निर्माण होता है। ठीक, तो शब्द के निर्माण होते हैं जिसमें हमारी शब्दों के निर्माण मतलब शब्द विभाग मतलब क्या हुआ कि इसमें शब्दों के बारे में हमें क्या करनी है, जानकारी रखनी है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि शब्दों का क्रम हमारा एक सार्थक होना चाहिए, उनका उच्चारण ऐसा हो कि वो भी सार्थक होना चाहिए, उनका क्रम भी सार्थक होना चाहिए। तो इस तरह शब्द विभाग में हम शब्दों का विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपका आ जाएगा संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास आदि। इनके क्रम आगे पढ़ेंगे फिर हम। तो इनके आधार पे हम क्या करते हैं, शब्दों का विभाग करते हैं। फिर आप आगे पढ़ेंगे पद विभाग। पद विभाग। ठीक, अब आपको पद विभाग कहने से ही आपको पता चलता होगा कि हमने वर्ण कहा, तो हमने वर्ण कहा तो वहां पर वर्णों के उच्चारण वर्गीकरण का एक क्रम के बारे में हमें जानकारी मिली। फिर मैंने शब्द विभाग कहा तो शब्दों के क्रम, उनके सार्थक क्रम व्यवस्थित, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास के अनुसार उनके व्यवस्थित क्रम का अध्ययन पता चला। अब फिर हम पढ़ते हैं पद विभाग। तो पद विभाग में हम क्या कहते हैं, इसके अंतर्गत भेद, जैसे कौन कौन से भेद हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, वचन है, कारक है, विशेषण है, अव्यय है आदि के क्रम में। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे जब आप अभी आगे पढ़ेंगे तो कहीं जो है संज्ञा का पहले उपयोग किया जाएगा, तो कहीं सर्वनाम का उपयोग किया जाएगा, तो कहीं अव्यय का प्रयोग किया जाएगा, कहीं समास का प्रयोग किया जाएगा, कहीं लिंग का प्रयोग किया जाएगा, कहीं वचन का प्रयोग किया जाएगा, कहीं कारक का प्रयोग किया जाएगा। तो इन शब्दों को, कहने का मतलब कि इन पद शब्दों को, जो पद हैं शब्द के, इनको हम एक क्रम में व्यवस्थित ढंग से लगाना, लिखना, पढ़ना ही हमारा क्या कहलाएगा, पद विभाग। ठीक, फिर आगे हम पढ़ते हैं वाक्य विभाग। वाक्य विभाग। अब देखिए
वाक्य विभाग, अर्थात कहने से हमें खुद पता चल गया कि वाक्य विभाग पढ़ना है। इसमें हम क्या करते हैं कि वाक्य विभाग में जो शब्दों के पद हैं, शब्दों के पद मतलब वर्ण हो गए, शब्द हो गए, पद हो गए, ठीक, इनको जो है हम इनके संबंध और वाक्यों को, इनके संबंध और वाक्यों के परस्पर मेल से हम क्या करते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं। ठीक, आप देखेंगे कि हमने वर्ण पढ़ा, वर्ण में आप देखते हैं कि इनका हम वर्णों का उच्चारण व वर्गीकरण करते हैं एक सही उच्चारण में, सही शब्दों में। फिर हमने पढ़ा शब्द विभाग, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम जब रखते हैं तो उनसे हमें शब्द का निर्माण हुआ। जब शब्दों का विशेष अध्ययन किया तो उनसे हमें पद की जानकारी मिल रही है। जब हमने पदों का विश्लेषण अध्ययन किया तो हमें वाक्य की जानकारी मिलती है। तो ये अभी हमने वर्ण के अंतर्गत ही आपको हमने बताया। आपको ये बात समझ में आई होगी। ये हमारे वर्ण है, वर्णमाला, वर्ण हुए, लीप चिन्ह अर्थात वर्ण या लीप चिन्ह। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा वर्ण विभाग, फिर है आपका शब्द विभाग, फिर पद विभाग, फिर वाक्य विभाग। ठीक, तो इस तरह हम क्या करते हैं, इनका हम अध्ययन करते हैं। अभी तक हमने वर्णों के क्रम को कैसे पढ़ें, कैसे इनको लिखें, कैसे समझें, कैसे हम किसी को समझाएं, ये सब चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया है। ठीक, वैसे देखा जाए अब हम आगे जो है वर्णमाला के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए आगे आपको बताते हैं। ठीक, अब आगे आप परिभाषा डालेंगे वर्णमाला। वर्णमाला, ठीक, हमने आपको पहले ही बताया कि वर्ण अर्थात लीप चिन्हों का व्यवस्थित जो क्रम होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अच्छा सर, ये बताइए आइए फिर हम क्या करते हैं, वर्णमाला। हमने परिभाषा बताई, वर्ण और लीप चिन्हों के, वर्ण अथवा लीप चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं वर्ण, उनका व्यवस्थित क्रम क्या है। जैसे हमने लिखा राम, ठीक, हम लिखते हैं राम। ठीक, तो इनमें हमारे वर्ण कौन कौन से हैं, अब हम देखते हैं। रा, आ, फिर मा, ठीक, आगे हम बताएंगे कि हलन का प्रयोग हम क्यों करते हैं। ठीक, अभी आप समझिए वर्णमाला क्या है, वर्ण को व्यवस्थित क्रम कहने का मतलब क्या है। तो वर्णमाला हमारी कहती है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम या लीप चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अब बात आती है वर्ण हमारे कौन कौन से हैं। हमने लिखा राम, ठीक, तो राम लिखने के बाद जब हम उच्चारण करते हैं, ठीक, तो हम देखते हैं कि रा, फिर बड़ा, फिर मा, फिर आ का उच्चारण होता है। ठीक, ये हमारे स्वर हैं। ठीक, ये हमारे व्यंजन हैं। साथ साथ आप ये भी देखते जाइएगा। आप कहते हैं कि सर यहाँ माँ है लेकिन इसके साथ आप यहाँ लिखे हैं। तो आगे आप पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन की परिभाषा। तो बात आती है कि स्वर हम किसे कहते हैं। स्वर परिभाषा है वे वर्ण जिन्हें उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता या आवश्यकता नहीं होती है।
कहने का मतलब ये अपने में पूर्ण होते हैं और स्वतंत्र होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अर्थात ये हमारे स्वर हैं। फिर बात आती है व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा हमें कहती है कि वे वर्ण जिन्हें उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की आवश्यकता होती है। अन्य वर्ण कौन? स्वर। व्यंजन का उच्चारण हम तभी सही मानते हैं जब तक हम स्वर के साथ उसका मेल बना के उच्चारण नहीं करते हैं। जब हम यहां हलंत लगाते हैं, यह वर्ण आधा हो जाता है। आधा होने का मतलब कि इसमें से स्वर अलग हो जाता है और व्यंजन जो है अलग हो जाता है। तो इससे हमें किसका उच्चारण हो गया? आधे का। कहने का मतलब यह वर्ण हमारा अधूरा हो जाता है जब हम हलंत लगा देते हैं। जब हम हलंत को हटा देते हैं तो यह वर्ण हमारा इस तरह हो जाता है। ठीक। कहने का मतलब राम लिखने में हमें 4 वर्णों की आवश्यकता हुई, रा, फिर बड़ा, फिर मा, फिर छोटा। तो वर्णमाला की परिभाषा कहती है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को या लीप चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक। अब आइए हम आगे देखते हैं वर्णमाला कितने प्रकार की होती हैं। ठीक। आइए हम आगे देखते हैं वर्णमाला कितने प्रकार की होते हैं। हिंदी में हमारे वर्ण जो हैं टोटल 52 है। कितने वर्ण हैं? 52 है। ठीक। छोटा आ से लेकर ज्ञा तक का हम उच्चारण करते हैं। ठीक। अब बात आती है ये हैं कौन कौन से? हाँ सॉरी, वर्ण हमने लिखा कि वर्ण हमारे जितने कितने हैं? 52 हैं। वर्ण के हमारे 2 प्रकार हैं। ठीक। कौन कौन है? एक स्वर है और एक व्यंजन है। ठीक। व्यंजन। ठीक। हमने आपको अभी परिभाषा बताई कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक। फिलहाल आपको हम फिर से बताते हैं कि स्वर वे होते हैं जिन्हें उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं होती, ये अपने में स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन वे होते हैं कि जिन्हें उच्चारण करते समय अन्य वर्ण अर्थात स्वर की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक। तो हम देखते हैं जब स्वर का उच्चारण करते हैं तो अगर बात आती है एग्जाम में कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हम लिखते हैं 11। ठीक। आगे बताते हैं कैसे 11 है। ये हमारे कितने हैं? 11 हैं। ठीक। और जब ये बात आती है स्वर की संख्या कितनी है, तो हम लिखते हैं 13। ठीक। व्यंजन की संख्या कितनी हो जाती है? 39। ठीक। 39 और 13 को मिलाएंगे, जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाता है? 52 हो जाता है। इस तरह। अब आगे बात आती है कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। हमारे स्वर के भी प्रकार हैं, व्यंजन के भी प्रकार हैं। ठीक। तो आगे हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। ठीक। हमारे स्वर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक। कौन कौन? हास्य। सबसे पहले हम स्वर को देखते हैं कि स्वर हैं कौन। आइए तब उसके बाद हम आगे इसकी पढ़ते हैं। अब हेडिंग हम डालते हैं स्वर। हमें पता है कि हमारे 11 स्वर हैं। अब वो हैं कौन कौन? स्वर। आप हेडिंग डालिएगा स्वर। ठीक। 11। ठीक। कौन कौन है? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, बड़ाऊ,
री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह। ये हमारे टोटल 13 स्वरों के रूप में देखते हैं। बाद में अंगाह को हम बताते हैं कैसे। हम पढ़ रहे हैं स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ठीक, कई की किताबों में आपको 13 भी मिलेंगे। अंगाह को ऐड करते हैं तो 13 हो जाते हैं। लेकिन हम आपको आगे बताएंगे कि ये ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, लेकिन है कैसे, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आगे बताएंगे आपको। ठीक, हमने आपको बताया जब शुरू शुरू में हमारे वर्णों का विचार हुआ, आविष्कार हुआ, तो मूलतः कितने बने थे? 1 2 3 4। ठीक, हमने परिभाषा आपको बताई कैसे उच्चारण हुआ। तो अब हम पढ़ रहे हैं स्वर। स्वर हमारे हुए 11 + 2 13। ठीक, अब आती है बात कि ये स्वर का उच्चारण हम कैसे करते हैं। ठीक, मूलतः हमारे 2 प्रकार के स्वर होते हैं, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं। हास्य और दीर्घ स्वर होते हैं, हम आगे बताते हैं। आइए हम इन पे विचार करते हैं कि इनका उच्चारण कैसे होता है। ठीक, जब आप आ का उच्चारण करते हैं, आ का उच्चारण करते समय हमारी जो मुख से ध्वनि निकलती है वो कंठ से निकलती है। आ, देखिए थोड़ा सा हमारे गले में क्या होता है? घर्षण होता है। आ। ठीक, तो आ का उच्चारण कहां से निकलता है? कंठ से। तो आ और आ को हम किस में रखते हैं? कंठ में रखते हैं। ठीक, कंठ से इनका उच्चारण होता है। ठीक, फिर बात आती है ई। तो जब आप ई का उच्चारण करते हैं तो ये हमारी जिह्वा जो होती है ई, तो आप देखेंगे स्पर्श करती है तालु। ई का उच्चारण कहां से होता है? तालु से होता है। ठीक, ऊ, जब आप ऊ का उच्चारण करते हैं तो इसकी ध्वनि हमें कहां से सुनाई देती है? ऊ, अर्थात ओठ से। तो ऊ का उच्चारण हम कहां से करते हैं? ओठ से करते हैं, ओठ से। ठीक, फिर ऐ। ठीक, तो अब यहां बात आती है कि ये तो अपने में हो गई भाषा, वर्ण हो गए। फिर आगे बात आती है ऐ। ठीक, ए और ऐ का उच्चारण हम कैसे करते हैं? तो इसमें हमारे 2 वर्णों की सहायता होती है। कौन कौन? तो ए, आ और ई, सॉरी, कंठ। 2 वर्ण कौन कौन से हो गए? कंठ और तालु। इनसे हमारा ए और ऐ का निर्माण होता है, कंठ प्लस तालु से। ठीक, तो इनका किससे निर्माण हुआ? कंठ और तालु से। कंठ तालु कौन कौन हुए? आपके आ ई। ठीक, फिर ओ और औ का उच्चारण। तो ओ और औ का उच्चारण किससे हुआ? तो ओ आ ओ ऊ। कहने का मतलब क्या है कि आ और ऊ को जब हम मिलाते हैं तो ओ का उच्चारण होता है। किससे? आ और ऊ के उच्चारण से ओ का उच्चारण होता है। आ प्लस बड़ा प्लस बड़ा ऊ से औ का उच्चारण होता है। तो आ हमारा कहाँ है? कंठ में है, और ऊ किस में है? ओष्ठ में है। तो कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक, ये आपके अयोग्य है, अंग और आह अयोग्य है। ठीक, इसमें आपके स्वर का भी मेल होता है उच्चारण करते समय, आप देखेंगे, और व्यंजन का भी मेल होता है। जब आप अंगा करते हैं, पढ़ते नहीं अंगा आहा, तो जब आप अंगा करते हैं तो आ और प्लस गा का उच्चारण होता है ना। तो
अंग और गा का अंग कहने से आ और गा का उच्चारण होता है, और जब आहा का उच्चारण हम करते हैं तो आ प्लस हा का उच्चारण होता है। तो जैसे इसी वजह से इनको हम क्या करते हैं कि ना ही स्वर में इनका मेल करते हैं, ना ही व्यंजन में करते हैं, ना ये पूर्णता स्वर के ही साथ देते हैं, ना ही पूर्णता ही व्यंजन के साथ ही रहते हैं। कहने का मतलब स्वर और व्यंजन के बीच का ये हमारे दो वर्ण होते हैं। ठीक, इस वजह से हम इन्हें स्वर में भी नहीं गिनती करते हैं, ना ही व्यंजन में करते हैं। जब हम स्वर में नहीं गिनती करते हैं तो हमारे स्वरों की संख्या हो जाती है 11। ठीक, आप पढ़े होंगे कि अंग आह को भी स्वर में गिनती किया जाता है, लेकिन उच्चारण के आधार पर आप देखेंगे तो ना ये स्वर में ही आते हैं, ना व्यंजन में आते हैं। स्वर की परिभाषा हमारी बताती है कि वे वर्ण जिन्हें उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है तो वे स्वर कहलाते हैं। लेकिन जब हम अंग और आह का उच्चारण करते हैं तो इसमें व्यंजन की भी आवश्यकता पड़ रही है, तो हम कैसे मान लें कि ये स्वर है। फिर बात आती है, हमने पढ़ा कि स्वर हैं, स्वर कितने प्रकार के हैं, कौन कौन स्वर हैं। तो आ का उच्चारण हम कंठ से करते हैं, ई का उच्चारण तालु से करते हैं, उ का उच्चारण ओष्ठ से करते हैं, री का मूर्धा से करते हैं। ठीक, री का जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ में ऊपर नीचे घर्षण होता है। देखिए री वाइब्रेशन होता है, तो री का उच्चारण हम कहां से करते हैं, मूर्धा, टूटी फूटी भाषाओं से मूर्ध रे। ठीक, ए का उच्चारण करते हैं कंठ और तालु से करते हैं, औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से करते हैं। ठीक, ये आपके वर्ण है, स्वर है, सॉरी स्वर हैं, कितने हैं, कहां से हम उच्चारण करते हैं। ठीक, अब आगे हम देखते हैं स्वर के प्रकार कितने हैं। कितना टाइम हुआ?